आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में। हमारा पार्ट 7 वीडियो है। ये टॉपिक है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 11th कॉमर्स। हमारा क्वेश्चन चल रहा है एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमने इसके पहले इसी क्वेश्चंस को पार्ट 6 के वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हमने मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उसमें था वांट, यूटिलिटी, गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। ये हमने इतने कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी हमने पार्ट 6 के वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे आगे। तो इस क्वेश्चन को पूरी तरह समझने के लिए आपको पार्ट 6 वीडियो देखना पड़ेगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट है फिफ्थ, वेल्थ। व्हाट इज वेल्थ? जब बात आती है वेल्थ की, तो वेल्थ हम किसे कहेंगे? इकोनॉमिक्स में तो कहा जाता है कि एनीथिंग विच हैज मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड और एक्सचेंज फॉर मनी। ऐसी कोई भी वस्तु जिसकी कुछ मार्केट वैल्यू होती है और जिसे हम मनी से एक्सचेंज कर सकते हैं, उसी को हम कहेंगे वेल्थ। लेकिन वेल्थ को सिंपली इतना मान लेना केवल वेल्थ नहीं होगा। जैसे किसी भी वस्तु को वेल्थ होने के लिए, किसी भी कमोडिटी को वेल्थ होने के लिए कुछ उसके फीचर्स हैं, जैसे कि स्कैर्सिटी, यूटिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी एंड एक्सटर्नलिटी। जब तक किसी कमोडिटी में 4 फीचर्स नहीं होंगे, तब तक हम उसे वेल्थ नहीं कह सकते। कैसे? अब जैसे हमने देखा था वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज के केस में। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने कहा था इकोनॉमिक गुड्स और नॉन इकोनॉमिक गुड्स। हम इकोनॉमिक गुड्स किसे कहते हैं? इकोनॉमिक गुड्स के लिए वैल्यू इन एक्सचेंज जिसमें होता है, उसे हम इकोनॉमिक गुड्स कहते हैं। और नॉन इकोनॉमिक गुड्स जो फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल है या फ्रीली नेचर में अवेलेबल है, उसे हम नॉन इकोनॉमिक गुड्स कहते हैं। अब जैसे सनशाइन के बारे में हमने कहा था एग्जाम्पल में प्रीवियस लेक्चर में, तो दैट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड विच इज अवेलेबल फ्रीली। इसका मतलब यह हुआ कि उसके अंदर स्कैर्सिटी का गुणधर्म नहीं है, इसलिए वो वेल्थ नहीं है तो वस्तु है वो भी। इकोनॉमिक्स में एनीथिंग विच इज फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, above the surface of the earth and below the surface of the earth is called as goods। और गुड्स की कीमत होती है। हम यहां पर बात कर रहे हैं जब वेल्थ की, तो वेल्थ एग्जैक्टली ठीक है, इकोनॉमिक्स ने तो कह दिया कि वेल्थ क्या है, एनीथिंग विच हैज मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी। लेकिन इकोनॉमिक्स तो सही कह रही है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि वो एनीथिंग क्या है। क्या सभी चीजों को हम क्या कहेंगे? वेल्थ कहेंगे? नहीं। तो ध्यान दीजिए, किसी भी वस्तु को या एनीथिंग, कोई भी ऐसी वस्तु हो जो वेल्थ होगी, उसके अंदर ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होना बहुत जरूरी है। वो वस्तु पहले क्या होनी चाहिए? स्कैर्सिटी होनी चाहिए उसकी। अगर स्कैर्सिटी होगी तो उसकी कीमत ज्यादा होगी। यूटिलिटी उसके अंदर होना चाहिए। भाई जिस कम्युनिटी में किसी को कोई यूटिलिटी नहीं होगी, वो वेल्थ कैसे हो सकती है? क्योंकि यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। किसी कमोडिटी में जब हमारी यूटिलिटी होती है, तभी हम उस कमोडिटी को डिमांड करते हैं। थर्डली है कि वो ट्रांसफरेबिलिटी होना चाहिए। मैं यहां पे आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं। क्या लता मंगेशकर की मेलोडियस वॉइस उसके लिए वेल्थ है? नहीं। आप कहेंगे कि सर ये तो है, क्योंकि वो तो गले से गाती है तो उसे पैसे मिलते हैं। बिल्कुल है, लेकिन इसका एक फीचर है, वो ट्रांसफरेबल नहीं है। यहां पे ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब है फिजिकल ट्रांसफरेबिलिटी। जब कोई वस्तु फिजिकली ट्रांसफरेबल हो ना, तो उसे बेचा जा सकता है। मुझे बताइए, वो बेच रहे हैं तो क्या उसे एक्सचेंज कर रहे हैं? क्या एक्सचेंज कर रहे हैं? क्या वो एक्सचेंज नहीं कर रहे। वो एक तरह से उनकी गायकी जो है वो सर्विसेज में आ जाती है। तो याद रखिएगा बहुत ध्यान से, ट्रांसफरेबिलिटी। लता मंगेशकर मेलोडियस वॉइस इज नॉट अ वेल्थ फॉर हर।
क्योंकि वो ट्रांसफरेबल नहीं है। यहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब फिजिकल ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एंड लास्ट है एक्सटर्नलिटी, वो एक्सटर्नल होना चाहिए। क्या लता मंगेशकर का जो मेलोडियस वॉइस है वो इसका एक्सटर्नल पार्ट है? नहीं। सो दैट्स वाई किसी भी वस्तु को आप वेल्थ कहने से पहले ये जान लीजिए कि उसके अंदर 4 उसके फीचर्स होने चाहिए। हमने देखा तो ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल बात हुई कि एनीथिंग विच हैज मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर मनी इज कॉल्ड एज वेल्थ। बट वेल्थ के लिए क्या कंडीशंस हैं वो आपको ध्यान देना। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या होता है? हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज में बहुत ही डिफरेंट माध्यमों से, सोर्सेस से जो भी आमदनी प्राप्त करते हैं वो हमारी पर्सनल इनकम है। लेकिन जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज होनी चाहिए वो इकोनॉमिक होनी चाहिए, नॉन इकोनॉमिक नहीं होनी चाहिए, और थर्डली लीगल एक्टिविटी होनी चाहिए। इलीगल एक्टिविटीज को शामिल नहीं किया गया। तो ध्यान दीजिए, पर्सनल इनकम, इनकम रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम ऑल सोर्सेस और कॉल्ड हिज पर्सनल इनकम। याद रखना, यहाँ पे ऑल सोर्सेस का है। ऑल सोर्सेस में इलीगल एक्टिविटीज को कोई स्थान नहीं है, वो अनडिजायरेबल फॉर सोसाइटी है। तो आप जब कोई कहे इस तरह से तो कोई किसी के दिमाग में आया कि ऑल सोर्सेस मतलब हम किसी भी सोर्सेस से जो इनकम अर्न करेंगे तो वो क्या हमारे लिए इनकम होगी, हमारी पर्सनल इनकम होगी? नहीं। आपने जो भी सोर्सेस से इनकम अर्न करनी है वो लीगल सोर्सेस होना चाहिए। तो ध्यान रखिए, अर्निंग्स रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम ऑल सोर्सेस और कॉल हिज पर्सनल इनकम। फिर नेक्स्ट आता हमारा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही आसान है। ठीक है, एक व्यक्ति ने अपने डिफरेंट सोर्सेस से, ऑल सोर्सेस से जो भी इनकम अर्न किया, हमने उसे क्या कहा? पर्सनल इनकम कहा। लेकिन जब वही व्यक्ति पर्सनल इनकम में से सारे डायरेक्ट टैक्सेस पे कर देता है, माइनस कर देता है, तो जो उसकी रिमेनिंग इनकम होती है वो उसकी क्या हो जाती है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हो जाती है। जैसे डायरेक्ट टैक्सेस में क्या आता है? इनकम टैक्स आता है, वेल्थ टैक्स आता है। तो इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स पेड कर देने के बाद जो भी इनकम उसके पास बचेगी, वट एवर बी इनकम लेफ्ट ओवर विथ हिम इज कॉल्ड एज हिज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ये भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, जरा देखिए। इट इज दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज लेफ्ट ओवर आफ्टर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस को पेमेंट कर देने के बाद जो भी इनकम उसके पास बचेगी उसे हम क्या कहेंगे? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। सच एज इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। तो इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स पेड कर देने के बाद जो भी इनकम रिमेनिंग है उस व्यक्ति की वो क्या है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत ही जबरदस्त है, 8 पॉइंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी हम एग्जैक्टली किसे कहेंगे? ध्यान दीजिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में 4 बातें शामिल होती हैं: प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद एक्सचेंज एंड कंजप्शन। प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सचेंज है और कंजप्शन करना, इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इन्हीं कारणों से इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? रन होती है। तो इसलिए कहा इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स which include production, distribution, exchange and consumption. अब इसमें हम एक एक करके देखेंगे कि किस तरह से ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा है। जैसे प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन क्या है? सबसे बड़ा सेंटेंस है इसके अंदर। हम प्रोडक्शन क्यों करते हैं? तो ऐसा कहा जाता है कि प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। भाई यूटिलिटी क्रिएट होगी तो ही प्रोडक्शन होता है। ये कैसे? जैसे हमने देखा कि किसी भी कमोडिटी को कंज्यूमर डिमांड करने से पहले कंज्यूमर उसे डिमांड क्यों करेगा? क्योंकि उस वस्तु में उसकी यूटिलिटी होगी। यूटिलिटी के बारे में हमने जैसे देखा प्रीवियस लेक्चर में कि यूटिलिटी इज नथिंग बट द वांट सेटिस्फाइंग पावर और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। मतलब किसी वस्तु में जब वो पावर होगा, वो कैपेसिटी होगा जो हमारी नीड्स को, हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारी यूटिलिटी उसके अंदर आएगी। ठीक है भाई, इसका मतलब हम डिमांड करेंगे उसकी।
तो इसका मतलब किसी भी वस्तु को डिमांड करने से पहले किसी भी मनुष्य की उसके अंदर पहले यूटिलिटी क्रिएट होती है। अब यूटिलिटी क्रिएट हो रही है तो प्रोडक्शन हाउस को मालूम होना चाहिए कि मार्केट में किस चीज की डिमांड ज्यादा हो रही है। जिस वस्तु की डिमांड ज्यादा हो रही होगी उसके लिए ज्यादा यूटिलिटी लोगों की होगी, तो हमने वही प्रोडक्शन करना है। तो प्रोडक्शन एक्टिविटी किस पर निर्भर करती है? यूटिलिटी पर निर्भर करती है। इसलिए प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। प्रोडक्शन तभी होगा जब यूटिलिटी होगी। किसको लेकर के होगी? वस्तुओं को लेकर के होगी, और वस्तुओं को लेकर यूटिलिटी होगी तो उसकी बहुत ज्यादा डिमांड होगी। एंड दैट्स व्हाई प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। नाउ आगे देखिए, there are 4 factors of production such as land, labor, capital and entrepreneur. तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इसके बाद और एक चीज कि अगर हम बात करते हैं जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, तो डिमांड फॉर ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर डिराइव्ड डिमांड। अलोन एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग। अकेला कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब कुछ भी प्रोड्यूस कर सकता है क्या? जब तक कि हम चारों को क्या कर ले, कंबाइन न कर ले। अलोन लैंड कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग। तो दैट्स व्हाई इनकी डिमांड को क्या कहते हैं? डिराइव्ड डिमांड कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है, इससे रिलेटेड हमारा सेकंड स्टेप आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूशन से ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस क्या होता है? जो डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसकी मदद से होती है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से होती है। इन एब्सेंस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज कैन नॉट बी परफॉर्म। संभव ही नहीं है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, वो लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर के लिए क्या होता है? उनके रिवार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लैंड का रिवार्ड क्या है? या हम उसको कहते हैं प्राइस ऑफ लैंड, रिवार्ड ऑफ लैंड। रेंट इज द प्राइस और रिवार्ड ऑफ लैंड। वेजेस इज द प्राइस और रिवार्ड ऑफ लेबर। इंटरेस्ट इज द प्राइस और रिवार्ड ऑफ कैपिटल। एंड फोर्थ वन, प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन। तो ये जो रिवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हम कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में कैसे होता है? डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है। जैसे देखिए क्या कह रहा है, इट इज डिवीजन ऑफ फैक्टर रिवार्ड्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया? डिवीजन ऑफ फैक्टर रिवार्ड। तो मैंने डिवीजन करके बताया। फैक्टर का रिवार्ड का डिवीजन किसमें होता है? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट में होता है। तो इट इज डिवीजन ऑफ फैक्टर रिवार्ड्स अमंग डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, ऑफ द सोसाइटी। अलग अलग सेगमेंट है सोसाइटी का, अलग अलग सेक्शन है सोसाइटी का। कोई उसमें से लेबर बन के निकलता है, तो कोई किसी के पास लैंड होती है, तो कोई इसमें से कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, तो कोई इंटरप्रेन्योर्स है। तो अलग अलग सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है। Factor of production claim their rewards of rent, wages, interest and profit through the process of distribution. तो डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस से ही रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जैक्ट मतलब समझना बहुत ही जरूरी है। तो एक बार जरा इसे क्लोज में लिया जाए, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सचेंज एंड कंजप्शन। आगे का हमारा कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट, उसी के अंदर हमने पहले देखा क्या? डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, और अब क्या है? एक्सचेंज। तो एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज मींस वेरी सिंपल। इकोनॉमिक्स में हम जब एक्सचेंज की बात करते हैं तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात होती है। जब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा तो गिव एंड टेक होगा दो पार्टीज के बीच में। और गिव एंड टेक होगा तो किस चीज का होगा? केवल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का होगा। हम उसे इकोनॉमिक्स में एक्सचेंज कहेंगे। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन अगर होगा तो उसे इकोनॉमिक्स में हम एक्सचेंज नहीं कहेंगे। तो इन इकोनॉमिक्स एक्सचेंज इज कंसिडर्ड एज मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर नॉट इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक्स एंड इन एक्सचेंज। हम उसे एक्सचेंज फिर नहीं कहेंगे। सिंपली देखिए क्या है,
इट इज गिव एंड टेक बिटवीन वेरियस यूनिट्स इन द इकोनॉमी। ये वेरियस यूनिट्स इन द इकोनॉमी क्या है? ये डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है। उसमें क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर्स, इन्हीं सेगमेंट्स में एक्सचेंज होता है। तो एक्सचेंज रिफर्स टू सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का सेल एंड परचेस होगा, उसे हम एक्सचेंज कहेंगे। बट इन इकोनॉमिक्स एक्सचेंज इज नेसेसरली अ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को ही हम एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट करेंगे, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस को नहीं। नेक्स्ट है कंजप्शन। कंजप्शन तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। कंजप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। भाई कंजप्शन हम क्यों करते हैं? देखिए कई बार होता है कि कंजप्शन को डिफरेंशिएट किया जाए कि कंजप्शन एग्जैक्टली क्या चीज है। किसी भी कमोडिटी को खाने से पहले उसके अंदर हमारी यूटिलिटी हो सकती है, लेकिन खा लेने के बाद उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो कंजप्शन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें क्या मिले? किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से हमें सेटिस्फेक्शन मिले। तो ये भी क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो कंजप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। हम ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करते हैं? यूज करते हैं। और उसको यूज करने का जो पूरा प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं? कंजप्शन कहते हैं। तो इस तरह से ये लेक्चर आज समाप्त होता है इसका है। हम नेक्स्ट पार्ट में आएंगे क्वेश्चन 4 के साथ। तब तक आप लोग अच्छी तरह से इकोनॉमिक्स को एंजॉय करें, पढ़ें, समझें और कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें चैनल को। धन्यवाद। जिसने नहीं सब्सक्राइब किया है वे सब्सक्राइब करें प्लीज।